फ्रस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग डिफरेंस को समझ लो कोण के साथ, क्योंकि एक्चुअली फ्रस्टम एक कोण का ही हिस्सा होता है। कोई भी कोण को अगर मैं यहाँ पे जैसे ये कोण है, इस कोण को अगर मैं सपोज इस पार्ट में कट करके ऊपर वाला पार्ट अगर रिमूव कर दूं तो जो पोर्शन यहाँ बच जाएगा वही फ्रस्टम कहलाता है। इसलिए फ्रस्टम को अगर समझना है तो कोण के साथ कंपेयर करके समझो, जल्दी समझ जाओगे। कोण का जो ड्राइंग होता है वो आप लोग जानते हो। नॉर्मली कोण का जो हम फिगर बनाते हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही रेडियस मिलेगा, एक ही हाइट मिलेगा और स्लैंट हाइट। लेकिन फ्रस्टम में आपको जो शेप मिलेगा उसमें आपको दो सर्कुलर फेस मिल रहे हैं, ऊपर एक और नीचे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर दो दो रेडियस मिल रहे हैं। एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट बोलते हैं, और यहाँ पर स्लैंट डिस्टेंस जो है उसे हम एल बोलते हैं। यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो h² प्लस r²। यहाँ पे हम स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं h² प्लस r माइनस r होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? अब इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ पे स्मॉल r, यहाँ पे कैपिटल R। इस डिस्टेंस को हम h बोलते हैं। अब ये निकाला कैसे? मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस हाइट के साथ पैरेलल हो। तो अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो फिर यहां पर जो रेडियस है वही डिस्टेंस मेरे को यहां मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं A B C D E। ठीक है, तो AB और ED मेरे को सेम मिलेगा R। ठीक है, तो आप EC बताओ कितना है? कैपिटल R। तो मेरे को D से लेकर C तक क्या मिल रहा है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, हमें ये मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, क्योंकि AE जितना है सेम हाइट आपको यहां भी मिलेगा, BD में भी मिलेगा सेम हाइट, राइट। अच्छा, DC आपको पता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोण के बारे में स्टडी करते हैं ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में स्टडी करते हैं। इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोण कोई भी फिगर हो उसमें हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब उसी कोण को कट करके फ्रस्टम बना है, तो ये जो हाइट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है। तो अगर यहाँ 90 है, मैंने इस लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल बनाया तो ये भी मुझे 90 डिग्री ही मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे राइट एंगल ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं BC को कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मुझे BC मतलब स्लैंट हाइट, वो मुझे कैसे मिलेगा? अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम मतलब BD² प्लस DC², क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है अंडर रूट P² प्लस D², ये होता है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। तो ये स्लैंट हाइट मतलब BC जो है वो ये होगा। अभी BC का वैल्यू आप चेक करो, BC क्या है? BD को आप चेक करो, हाइट। ठीक है, सो हाइट स्क्वायर। DC आप चेक करो, DC मैंने R माइनस R निकाल के रखा है, तो यही स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने इधर लिखा। क्लियर? कैसे हमने फॉर्मूला को डिराइव किया, क्लियर हो गया सर? BC R माइनस R की ठीक है, देखो E से C तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, ओके। अच्छा, और E से D तक, क्योंकि E से D तक क्या लेंथ है? सेम लेंथ है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये रेडियस और ये रेडियस पैरेलल है, एक पैरेललोग्राम फिगर फॉर्म हो रहा है, और अंदर एक 90 डिग्री भी है, तो ये रेक्टेंगल भी बच गया। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, तो अगर ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा, है ना। मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर DC का जरूरत है, तो EC से ED हम माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा EC का लेंथ कितना है? कैपिटल R। ED का लेंथ क्या है? स्मॉल r। तो मुझे DC अगर चाहिए, DC, तो मैं EC माइनस ED करूंगा। EC का लेंथ है कैपिटल R, ED का लेंथ है स्मॉल r। इसी तरह से मुझे DC का लेंथ कैपिटल R माइनस स्मॉल r मिलेगा, ओके। अच्छा, ओके, अभी यहां पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया जब निकालते हैं
कोन में हम फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर एल, उसमें जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, सेम फॉर्मूला लिखते हैं, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। क्या फर्क देखो, पाई ये जो आर की जगह पर है ना, हमें यहाँ तो एक ही आर था तो एक ही आर यूज किया, वहां तो दो आर है, तो दो आर को कैसे यूज करते देखो ऐसे, ओके। पाई आर एल, तो मैंने लिखा पाई आर एल, पाई आर एल, ओके। हाँ अच्छा, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया जब करते हैं तब हम कर्व सरफेस एरिया के साथ उसका बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो ऐड करते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस आर बच जाता है, ये है टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हम ये कर्व वाला पार्ट कॉपी करते हैं, उसके साथ ऊपर का जो बेस एरिया है, टॉप का जो एरिया है, उसे मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। बेस में जो एक और ऐसा सर्क्यूलर बेस है उसके लिए मैं लिखूंगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। हाँ, अब आप एक काम करो, सब में से कॉमन लो, सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आर प्लस आर इंटू स्लैंट हाइट, यहाँ पे आपको आर स्क्वायर मिलेगा, वहां पे आप कैपिटल आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया। आप ये यूज करो चाहे ऊपर वाला यूज करो, दोनों में ही बस आप पाई कॉमन ले रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा कॉमन जाता नहीं है, तो आप ऊपर में भी कर सकते हो। याद है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप वॉल्यूम देखो, कोन का वॉल्यूम याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप ऐसे याद रखो, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका एग्जैक्टली 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम का एग्जैक्टली 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब उसका 1/3 करना है तो कोन का वॉल्यूम मेरे को मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो एक आर है तो मैंने एक आर लिखा, सेम फॉर्मूला मैं इधर लिखूंगा वॉल्यूम के लिए, सेम फॉर्मूला लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही लिखूंगा, बट फर्क सिर्फ रेडियस पे आएगा, ओके। तो मैं लिखूंगा 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर लिखना है ना, वो तो लिख लेंगे, एक काम करता हूँ मैं एच को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, सेम ही लिखेंगे, बस आर स्क्वायर में क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। देखो हम लोग वॉल्यूम जब स्टडी करते हैं तो एक चीज तो दिमाग में सेट कर लेना है कि वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब डायमेंशन उसमें 3 आने चाहिए, ओके। अब मैं चेक करता हूं मेरे पास अभी तक कितने डायमेंशन आ चुके हैं। 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, वो डायमेंशन नहीं है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी डायमेंशन नहीं है, हाइट डायमेंशन है, लेकिन एक ही हाइट है, एक ही है ना, मुझे और कितने चाहिए, 2, इसलिए मैंने रेडियस पे स्क्वायर डाला, 2 हो गए, है ना। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे 2 रेडियस है, तो आप चलो एक और रेडियस पुट करो, हो गया। उसके बाद हम दोनों का प्रोडक्ट भी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो अंदर सब 2 डायमेंशन, ये आर स्क्वायर 2 डायमेंशन है, ये आर स्क्वायर 2 डायमेंशन है, यहाँ पे 2 आर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डायमेंशन है। अंदर मैंने जितने डायमेंशन प्लस किए हैं तो सब के सब 2 डायमेंशन प्लस हुए। वो प्लस 2 कैसे, वो तो लास्ट में सर, ये क्या, ये प्रोडक्ट है, मतलब हम इन दोनों का ऑलमोस्ट बोल सकते हो एवरेज ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी इधर में ऊपर जाके ये थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो पोर्शन है इस जगह पे उनका एवरेज एक ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा करेंगे तो मतलब आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन तभी मिल पाएगा जब आप इसमें पूरा कोन का वॉल्यूम निकाल के यहाँ पे देखो, मैं इसको अगर प्रोड्यूस करूं ना ऊपर तो मेरे को पूरा कोन मिलता है, तो आप पूरे कोन के वॉल्यूम से ऊपर वाला कोन का वॉल्यूम अगर माइनस करो तो आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी की भी बात आती है, वो सारा चीज आप करोगे तो ये पूरा आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, तो उसमें हम लोग टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। काफी लंबा आएगा, मुझे वो सिमिलरिटी भी करना पड़ेगा, प्लस मुझे पूरे वॉल्यूम से ऊपर वाला कोन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ताकि फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाए, ओके, क्लियर। अच्छा, तो ये देखो ऑलमोस्ट सेम है, आप इन फॉर्मूलाज को अगर जानते हो तो आपको ये फॉर्मूला फ्रेम करना आसान होगा, ठीक है। चलो इन फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ सम्स देख लेते हैं आज। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहां लिखा है हनुमप्पा एंड गंगम्मा are busy making jaggery out of sugarcane juice. They have processed the sugarcane juice to make the molasses.
which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone having the diameter of the two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter and the vertical height of the mold is 14 centimeter. अच्छा, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का जो समरी है ऐसा है, यहाँ पे कोई शुगर केन जूस है जिसको मोलासिस में कन्वर्ट किया गया. मोलासिस है काइंड ऑफ थिक लिक्विड. आप अगर मतलब जैसे शुगर केन जूस है वो तो काफी हल्का होता है, उसको आप हीट करोगे तो उससे जो एक थिक एकदम गाढ़ा एक लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर का, ठीक है, तो उसे मोलासिस बोलते हैं. तो उसको उस मोलासिस को एक मोल्ड पता है क्या होता है? मोल्ड एक ऐसा कंटेनर होता है जो उसको डिजायरेबल शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है. तो वो मोल्ड इन्होंने एक फ्रस्टम शेप का बना के रखा हुआ है. अब उस मोलासिस को जब उस मोल्ड में डालते हैं और ठंडा करता है तो वो जगरी जो है वो उस मोल्ड शेप का बन जाता है. ओके, क्लियर ये बात? हाँ, अच्छा, तो ये जो मोल्ड है, ये फ्रस्टम है, इस मोल्ड का हम यहां फिगर बना देंगे. ओके, क्लियर? तो यहां हमें दोनों एंड का जो रेडियस है वो दिया गया है, सॉरी डायमीटर है वो दिया गया है. एक है 30 सेंटीमीटर डायमीटर, अनदर है 35 सेंटीमीटर. हमें डायमीटर दिया गया है और वर्टिकल हाइट हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर. हाइट जो दिया गया है दैट इज 14 सेंटीमीटर हमें हाइट दिया गया है. रेडियस हम निकाल लेते हैं, दिस इज 35/2 और यहां पे आएगा 15 सेंटीमीटर. ओके, कैपिटल आर हमें यहां पर ये मिला, स्मॉल आर हमें ये मिला. अच्छा, अभी जगरी को हमें इसमें डालना है. तो यहां पे सवाल पूछा गया है, जो जगरी मतलब जो मोलासिस इस मोल्ड में हम डालेंगे, डालने के बाद इसमें जो जगरी बनेगा उस जगरी का मास क्या होगा, ठीक है. अच्छा, मास निकालने के लिए कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर मुझे मास निकालना है तो हमें यहां पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना होता है, ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम तो चलो हम फ्रस्टम का निकाल लेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h और r स्क्वायर प्लस r इंटू r. हाँ, कई लोग ये जो दो r है वहां पे डिफरेंट लिखते हैं, जैसे ये r1 ले लिया, इसे r2 ले लिया, r1 r2 भी ले लेते हैं. वो एक्चुअली मुझे मेन कंसेप्ट है आपको दोनों रेडियस को सेपरेट बताना है, आपको समझाना है कि ये दोनों रेडियस अलग है, इसलिए आपको इन दोनों में कुछ अलग अलग सिंबल्स डालने हैं. तो मैंने जैसे एक को स्मॉल लगा, एक को कैपिटल लगा दिया. बुक में आपको यहां पर कहीं पर मिलेगा r1 मिलेगा, r2 मिलेगा, वो मैटर नहीं करता, बस आपको किसी तरह से दोनों को सेपरेट बताना है एक दूसरे से. आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो, डेंसिटी पुट करो. अब डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं. आप जिस चीज का डेंसिटी समझना चाहते हो उस चीज का, जैसे आयरन ही ले लो आप, अब आयरन का डेंसिटी समझना चाहते हो तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब शेप का, अब डाइस देखते हो, डाइस लूडो खेलते हो ना आप लोग, उसमें जो डाइस होता है, डाइस का जो शेप होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर का शेप है, ठीक है. तो वैसा शेप का आप एक आयरन पीस ले लो, देन आप उसका वजन चेक करो. तो आपको देखो, इसका वॉल्यूम मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब बताया. आप इसका जो मास है वो चेक करो, आपको इसका मास मान लो मिला 8 ग्राम. तो आप बोलोगे इसका डेंसिटी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी है. ऐसा ही डेंसिटी यहां पर इस मोलासिस का दिया हुआ है, लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1.2 ग्राम, ठीक है. मतलब यहां जो ईच सेंटीमीटर क्यूब है वो उसका वजन है 1.2 ग्राम. मतलब आपको यहां पर डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी जो दिया है वो है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो 1.2 ग्राम है, ये उसका डेंसिटी दिया हुआ है. बस डेंसिटी तो हमें बुक में ही दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें फॉर्मूला यूज करके निकालना है. देन आप उसे मल्टीप्लाई करो, आपको मास मिल जाएगा. ओके, क्लियर ये चीज. चलो हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं आज. ओके, वॉल्यूम.
of the mold, volume of the mold equals to 1/3 pi h r square plus r into r. फॉर्मूला सही है. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, हाइट हमारे पास है 14, r स्क्वायर 35 स्क्वायर बाई 2 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 35/2 इंटू 15. ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं. 7 और 14 कैलकुलेट हो जाएगा. 44/3 यहां मिला. आप 35 का स्क्वायर करो. 1225 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4. आपको आता है 35 का स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर करना, 55 का स्क्वायर करना? नहीं आता. एक सिस्टम है ना. जैसे 35 मुझे स्क्वायर करना है तो आप 3 को लो और 3 का नेक्स्ट नंबर लो. 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है. 3 4 12 और 5 का स्क्वायर उसके पीछे लिखो. और 115 मैं इसका स्क्वायर करता हूँ. 3 डिजिट का भी ऐसा होता है. 11 का देखो, 11 का नेक्स्ट नंबर जो 11 12 132 है ना. 132 और ये 5 स्क्वायर लगा दो पीछे. खत्म. इजी है, समझ में. एक और देख लेते हैं. 85 स्क्वायर देख लेते हैं. 85 स्क्वायर देख लेते हैं. 8 का नेक्स्ट नंबर तो 8 9 का 72 और 5 का स्क्वायर 25 आप लगा लो यहाँ पे. इंटरेस्टिंग. ओके, तो हमें 35 का स्क्वायर मिल गया. 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 15 का सेम तरीके से कर सकते हो. 1 है, 1 का नेक्स्ट नंबर 2, 1 2 the 2 एंड 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. 15 5 75, 7 बचा. ओके, हमें मल्टीप्लाई करना है अभी 35 और 15. ओके, 5 5 25, 2 15 17 और 35. तो प्लस करेंगे तो 5 2 और 5 to 5. सो 5 to 5 हमें मिला और डिनोमिनेटर में 2. ओके, अब हम सब नंबर्स को प्लस कर देंगे एलसीएम करके. 44/3 यहां पे एलसीएम बनेगा 4, तो 4 से करेंगे 4 1 1 2 2 5 प्लस यहाँ पे 1 है. 1 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे 4 मिलेगा. तो 4 आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 900 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1050. अब आप इन सारे नंबर्स को प्लस कर दो. ठीक है. तो यहाँ पे ये 4 और ये 44 आप कैंसिल आउट करो तो आपको यहाँ पर 11 मिलेंगे. 11/3 और यहाँ पर हम इस सबको प्लस कर देते हैं. 0 0 0 0 0 5 तो 5 5 0 2 7 0 9 2 11 1 बचा तो 2 3. ओके. अच्छा, अभी क्या ये 3 से कैंसिल आउट होता है? नहीं होता है ना. तो हमें इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3175 3175 5 12 9 4 3 34925 अपन 3 ये हमें मिल गया. क्लियर ये? ठीक है. अब इसका यूनिट मैं लिख के रख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में आपको यूनिट लगाना पड़ेगा और यूनिट अगर नहीं लगाओगे तो आपको वहां पे हाफ मार्क्स गंवाना पड़ेगा. इसलिए आपको यूनिट लिखना है. ओके, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया. वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड इज 34925/3 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, अभी हमें इसका मास निकालना है. मास निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ओके, तो हमें वॉल्यूम यहां पर मिल रहा है 34925/3 और डेंसिटी हमें 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया था. 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब है. आप ये दोनों यूनिट नहीं लिखते, सिंपली मास का यूनिट भी लिख सकते हो. अब मास निकाल रहे तो डायरेक्टली ग्राम लगा दो. ये इनके यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं है.
ओके अच्छा, अब मैं यहाँ पर 34925/3 को 1.2 से कैलकुलेट करूंगा, यहाँ ग्राम लगा देते हैं। अब 3 से 1.2 को काटेंगे तो 0.4 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 34925 इंटू 4/10, 2 से 5 आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम 5 से इसको कर देते हैं, 5 6 30, 9 45, 8 40 एंड 5 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 से करने से 10 और 16 17, 9 18 19, 6 12 13, ओके 1390 क्या ग्राम। बट ये तो 1000 से ज्यादा आ रहा है, बिकॉज 1000 ग्राम मेक्स अ केजी, ये तो 1000 से ज्यादा आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ उसको केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये केजी बन जाएगा। ओके तो हमें मिलेगा यहाँ पर 13.970 केजी, ये हमने मास निकाल लिया, ठीक है। ऐसा सवाल अगर इसमें पूछे कि ये जो मोल्ड इन्होंने बनाया, ये मोल्ड जिसमें इन लोग जगरी को डाल के इसमें मतलब मोलासिस को डाल के जगरी फॉर्म कर रहे हैं, ये मोलासिस जिस शीट से बनाया गया, हमें अगर उसका सरफेस एरिया पूछा जाता तो हम तब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या यूज करते, मैं इधर ऊपर दिखाता हूं, सरफेस एरिया ऑफ द शीट। अगर मेरे को ये सवाल पूछा जाता तो मैं इसका कर्व वाला पार्ट का फॉर्मूला लेता। कर्व वाला पार्ट का फॉर्मूला हमने देखा था पाई आर एल, याद है ना। लेकिन आर में हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, कैसा आर प्लस आर और एल, ये हो गया कर्व वाला पार्ट। अभी नीचे वाला सरफेस में शीट है, ऊपर वाला सरफेस तो ओपन है, तो मैं लिखूंगा इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर, छोटा आर हम यूज करेंगे यहाँ पर। देन आप इसमें से पाई कॉमन ले लो, आपको आर प्लस आर एल प्लस आर आपको मिलेगा। देन आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको शीट का, हाँ जी वो कॉमन तो नहीं लिया, हाँ यहाँ कॉमन नहीं लिया सर। तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, वैल्यूज पुट कर दो वहां से, आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। बस आपको यूनिट लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।